आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नरेश सारण जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई राजाराम माजरा जी, पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष अनिल कुमार चौड़क जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा के अध्यक्ष भाई सुरजीत संधू जी, हल्का कैथल के अध्यक्ष संजीव चौथ जी, हल्का कैलायत के अध्यक्ष मास्टर बलवीर सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्का गुला चिका के अध्यक्ष जेलदार भूपेंद्र सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कुंडरी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश खैरा जी, अशोक जैन जी, शशि वालिया जी, मेरे साथ मंच पे बैठे हुए पार्टी के जिला के ब्लॉक के प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग आज के इस कैथल जिला के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहुत ही कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सब साथियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने आज नए सिरे से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी को छोड़ करके नए सिरे से पार्टी में जहाँ अपनी आस्था व्यक्त करी है, नए सिरे से पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जो शामिल हुए हैं, मैं उन सब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जहाँ मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, वहीं उसके साथ साथ जो मेरे से पहले बोलने वाले साथी थे, चाहे प्रकाश भारती जी थे, चाहे नफे सिंह राठी जी थे, ये पार्टी के और दूसरे नेता थे, आपके सामने सबने इस पिछले 8 महीने में जो नई सरकार प्रदेश में बनी, इस सरकार के बनने के बाद प्रदेश में किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन दिक्कत और कठिनाइयों से जूझना पड़ा, आज किस तरह से प्रदेश की सरकार जो है प्रदेश के लोगों के हितार्थ फैसले लेने की बजाय कई तुगलक की फरमान जारी करके खेत में काम करने वाले उस किसान को कमजोर करने की कोशिश में लगी हुई है। साथियों, जहाँ किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को इस सरकार ने दुखी और परेशान करने का काम किया, वहीं इस महामारी के दौरान जहाँ पूरे देश के लोग ये मानते थे कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह के फैसले इस महामारी के दौरान लिए, जिस तरह से इस देश के अंदर लॉकडाउन लगा करके लोगों को 80 दिन घरों में कैद करके रखा, आम आदमी ये मान करके चलता था कि हम इस महामारी से बचने का काम करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहला लॉकडाउन शुरू होने से पहले देश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था
कि अगर इस महामारी से हमें निजात पानी है, छुटकारा पाना है, अगर इस कोरोना को हराना है, तो इसके लिए हमें 15 दिन अपने अपने घरों में रह करके इस लॉकडाउन को जहाँ सफल बनाना है, वही इस महामारी को हराने का काम करना है। जिस वक्त ये महामारी हमारे देश में कदम रख रही थी, जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो साथियों उस वक्त में जब हम टेलीविजन देखते थे, अखबार पढ़ते थे या सोशल मीडिया के ऊपर जब पूरी दुनिया की जानकारी ले रहे थे, तो अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, इटली और फ्रांस के अंदर, स्पेन और जर्मनी के अंदर हजारों लोगों को इस बीमारी ने अपनी पेट में ले रखा था। वहाँ हर रोज हजारों केस आते थे, हजारों लोगों की मौत हो रही थी। उन लोगों ने तो लॉकडाउन इसलिए लगाया था अपने मुल्कों में, इस बीमारी से आम आदमी को कैसे बचाया जाए, कैसे लोगों को घरों में रख करके इस बीमारी से लड़ा जाए, कौन से ऐसे उपाय इसके लिए ढूंढ निकालें जिससे इस बीमारी से। उन मुल्कों ने जो हमारे से विकसित देश थे, वहाँ ये महामारी हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में थी। हमारे देश में तो पहला जब लॉकडाउन आया था, केवल 500 मरीज थे और 500 के साथ साथ रोजाना मुश्किल से कभी 10, 20, 50 की संख्या बढ़ रही थी। हम ये मान करके चल रहे थे कि इस महामारी पे लॉकडाउन लगा करके सरकार कहीं ना कहीं काबू पाने का काम करेगी। 80 दिन तक हमें लॉकडाउन में रखा है। जहां हमारे यहाँ 80 दिन लॉकडाउन में हम घरों के अंदर रहे, वहीं अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, स्पेन ने, इटली ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, जहां हजारों लोग इसके पीड़ित थे, उन्होंने उस बीमारी पे काबू पाने का काम किया। उन्होंने तो इस बीमारी को काबू किया। और हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने जो 500 केस थे बढ़ा करके आज वो आंकड़ा 10 लाख के नजदीक ले जाकर के खड़ा कर दिया। हम ये मान करके चल रहे थे कि इस लड़ाई से लड़ने के लिए लॉकडाउन लगा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बीमारी से कैसे बचाया जा सके उसके उपाय नहीं ढूंढ रहा था। कैसे पैसा इकट्ठा किया जा सके, इसके लिए जहां इंडस्ट्रीज के सामने हाथ फैला रहा था, वही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के आगे झोली फैला करके 5-5 रुपया मांगने का काम कर रहा था। हमारी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो पॉलिटिकल लोगों को बुलाया गया, उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था, मुझे भी बुलाया गया था। मैं था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर के 3 इनके मंत्री थे। मुख्यमंत्री था, उसके साथ इनका हेल्थ मिनिस्टर था और दूसरे मिनिस्टर भी थे। जहां मुख्यमंत्री हमारे साथ चर्चा कर रहे थे कि हमें इस बीमारी से कैसे निपटना चाहिए, हमने मुख्यमंत्री को खुल करके कहा था कि जो सरकार फैसला लेगी, हम राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार के साथ खड़े होकर के इस महामारी से लड़ने का काम करेंगे। जो जिम्मेवारी सरकार की तरफ से हमारी लगाई जाएगी, हम उस जिम्मेवारी को 19 की बजाय 21 करने का काम करेंगे। उन दिनों में सरसों पक करके तैयार हो गई थी किसान की, गेहूं की फसल पक रही थी। हमने मुख्यमंत्री के सामने एक बात रखी थी कि मुख्यमंत्री महोदय, जहां हम इस कोरोना की महामारी से लड़ने का काम करेंगे, वहीं आपकी सरकार की बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि किसान के खेत की सरसों पक करके तैयार होगी, वो मंडी में कैसे अपनी फसल लेकर के जाएगा, लॉकडाउन चल रहा है। उस किसान की फसल का एक एक दाना सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसके खेत से खरीद करके लेकर के आए। हमने उनसे कहा था कि आने वाले समय में 10 दिन बाद जब गेहूं पक करके मंडी में आएगी, आपने उसके लिए कौन से उपाय किए
किस तरह से उस किसान की गेहूं को आप खरीदने का काम करोगे। मुख्यमंत्री ने बड़े फख्र के साथ कहा था कि हमने 2000 मंडियों का प्रदेश भर के अंदर 2000 मंडियां बढ़ाने का काम किया है। हर 3 किलोमीटर के ऊपर मंडी बनाएंगे। हम किसान का एक एक दाना खरीद कर लेकर के आएंगे। साथियों, हैरानी की बात है, जिन 12 जिलों के अंदर सरसों की बड़ी पैदावार होती है, जो सरसा से लेकर के आपके होटल और पलवल तक का इलाका है, जो राजस्थान के बॉर्डर के नज़दीक लगता है, जहाँ लोगों के पास नहर के पानी की कमी है, ट्यूबवेल के बोर जो है जहाँ गहरे हैं, लोग मजबूरी बस वहाँ पे सरसों की खेती करके अपना गुजारा करने का काम करते हैं। आज भी हरियाणा प्रदेश के रिकॉर्ड के मुताबिक हरियाणा प्रदेश के 17,000 किसान की सरसों उसके घर में पड़ी है। सरकार ने उसकी सरसों खरीदने का काम नहीं किया। उसकी सरसों हरियाणा के किसान की तो उसके घर में पड़ी है, और राजस्थान से 500 रुपया सस्ती सरसों खरीद करके हरियाणा प्रदेश की हैफर्ट की जो परचेज करने वाली जो एजेंसी है, उसके लोगों ने सरकार के साथ मिलकर के राजस्थान से सरसों ला करके हरियाणा के गोदाम भर के ये दिखाया कि हमने हरियाणा प्रदेश के किसान की सरसों को खरीदने का काम किया। साथियों, जब सरसों की खरीद हो रही थी तो उसमें सीरियल वाइज सरसों के खरीदने के आदेश भेजे जा रहे थे। ए से लेके जेड तक लोगों की सरसों खरीदनी चाहिए थी, लेकिन ए से लेकर के बी तक के लोगों की खरीद के बाकी लोगों को सरसों सस्ते में बेचने पे मजबूर हो जाए, उनकी जेब पे डाके डले, इसके लिए उनको अपने सारे पे छोड़ दिया। जहाँ सरसों में लूट मचाई, वहीं सरकार ने कणक की परचेज के अंदर भी किसान की पेमेंट जो है डेढ़ महीने तक अपने पास रख करके उस 16,500 करोड़ रुपए का ब्याज खाने का काम किया। इसी तरह से पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने एक फरमान जारी किया था। मुख्यमंत्री कह रहा था कि पंचायत की जमीन के अंदर अगर किसी ने धान लगा लिया तो हम उसका धान नहीं खरीदेंगे, और उसने यहाँ तक भी कह दिया था कि किसी ने पंचायत की जमीन में धान लगाया तो हम उसका चालान करेंगे, जुर्माना लगाएंगे। दूसरा एक आदेश और फरमान जारी करने का काम भी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था और कहा था कि किसान के पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो वो केवल 5 एकड़ में अपनी धान की फसल लगा सकेगा। बाकी की 5 एकड़ के अंदर दूसरी कोई फसल पैदा करे, अगर 5 से 6 एकड़ जमीन में किसी ने धान लगाया तो सरकार उसका धान नहीं खरीदेगी। कैसे किसान को कमजोर किया जाए, कैसे किसान की जेब पे डाके डाले जाए, कैसे किसान को परेशान किया जाए, इसके लिए साथियों, हरियाणा प्रदेश में तो किसान को कहते हैं मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो है, उसके लिए आप जाकर के रजिस्ट्रेशन करा करके आओ। जब रजिस्ट्रेशन कराने जाता है तो उससे फीस ली जाती है, और जब वो अपना गेट पास लेने जाता है, इस गेट पास की कीमत 10 रुपये है जिस टोकन की, उसके 300 रुपये किसान से वसूल करके मंडियों में बैठे लोग जो सरकारी कर्मचारी है ऊपर तक पैसा पहुंचाने के नाम के ऊपर किसान को लूटने का काम करते हैं। जहाँ साथियों इस तरह की लूट करते हैं, वहीं सरकार इस तरह का फरमान जारी करके किसान को मजबूर करने के लिए इस तरह के आदेश जारी करने का काम कर रहे हैं। जब हमने इस चीज़ का विरोध किया तो मुख्यमंत्री ने अगले दिन ही बयान दे दिया, कहा कि मैंने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया है कि किसान अपना धान नहीं लगा सकता। जब किसान इकट्ठे होकर के मार्केट कमेटी के अंदर जाकर के धरने दे रहे थे, जब किसान अपने ट्रैक्टरों पे बैठ करके सड़क के ऊपर आकर के खड़े हो गए थे, जो जाम लगा दिए थे, तो फिर मजबूरन बस अपना फैसला वापस लेना पड़ा। जहाँ फैसला वापस किया वहीं किसान को लालच दिया। अब की बार किसान के सामने सब एक मजबूरी थी, क्योंकि जितनी भी लेबर धान लगाने वाली थी उसमें से 80-90% लेबर जो है वापस अपने प्रदेशों को चली गई। हर आदमी डरा हुआ था कि मैं धान की फसल को कैसे तैयार करूंगा। तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि 8,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से कोई मक्के की खेती करेगा तो हम उसको देने का काम करेंगे। बहुत सारे जमींदारों ने, बहुत सारे किसानों ने अब की बार मक्के की फसल लगाने का काम किया। जहाँ मक्का पक कर के तैयार हुआ मंडी में बेचने गया, उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से 2,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से मिलना चाहिए था। उसको 2,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से देने की बजाय उसकी मक्के की खरीद नहीं करी और मजबूर होकर के किसान को 800 रुपये क्विंटल के हिसाब से मक्का बेचना पड़ा।
साथियों, जहाँ किसान को लूटा, वहीं जो दुकान के ऊपर बैठ करके अपने बच्चों का पेट का पालन पोषण करने का काम करते थे, तो छोटे छोटे दुकानें खोल करके अपना गुजारा चला रहे थे, 80 दिन तक उसके व्यापार को ताले लगा करके उस आदमी को भी हैंड टू माउथ करने का काम इन लोगों ने किया। चाहे उनको हैंड टू माउथ किया, वहीं उसके साथ साथ जब कोरोना के आपका लॉकडाउन चल रहा था, हम तो ये मान करके चल रहे थे कि सरकार जिस तरह के दावे कर रही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री हमें बता रहे थे कि हम किसी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने देंगे, किसी गरीब को हम किसी किस्म की दिक्कत और कठिनाई नहीं आने देंगे, सरकार की तरफ से पैसा देने का काम करेंगे, सरकार की तरफ से राशन उनको पहुँचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहा था 15-15 दिन का हर लॉकडाउन में राशन देंगे, लेकिन हैरानी की बात है, मैं पूरे प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जा कर के आया हूँ। मैं साथियों, जब भी सड़क के ऊपर से जाता हूँ, किसी भी गांव में रुक कर के लोगों से पूछता हूँ कि क्या आपके गांव में गरीब के घर तक राशन सरकार की तरफ से पहुँचाया गया। मुझे एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला पूरे प्रदेश में जिसने ये कहा हो कि हमें कोई सरकारी राशन इस लॉकडाउन के दौरान मिला है। ना इस कैथल में किसी को मिला क्या, किसी गाँव में? यहाँ पे भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। अगर किसी ने राशन बांटने का काम किया तो जो सामाजिक सेवाएं संगठन जो थे, जो लोगों की सेवा में हर वक्त खड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, उन लोगों ने आम लोगों के पास जाकर के जो जितना पैसा उसके लिए दे सकता था, उन लोगों की मदद लेकर के उन सामाजिक संगठन के लोगों ने, जो गरीब लोग थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, जिनके पास अनाज नहीं था, जिनको मुश्किलें आ रही थी, उन लोगों को जाकर के राशन वितरित करके कहीं ना कहीं उनकी मदद करने का काम किया। जहाँ साथियों, सरकार ने हर वर्ग के लोगों को दुखी और परेशान करने का काम किया। इस लॉकडाउन के अंदर, जब ये लॉकडाउन चला था, जब पहला फेज था, जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी, मैंने उस वक्त मुख्यमंत्री को एक राय दी थी। मैंने मुख्यमंत्री से एक बात कही थी, मैंने कहा था, मुख्यमंत्री जी, इस कोरोना से तो पता नहीं कब हमें छुटकारा मिलेगा, लेकिन अब लॉकडाउन चल रहा है, लोग अपने घरों में बैठे हैं, गांव के अंदर ठीकरी पहरा लगा हुआ है, शहर के अंदर कोई दुकान खुली नहीं है, शहर का हर व्यक्ति अपने घर के अंदर अपने आप को ताले में बंद करके बैठा है। आज इस किस्म के हालात है कि केवल और केवल आपकी पुलिस के जो जवान हैं, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए सड़कों के ऊपर अपनी ड्यूटी दे करके हरियाणा प्रदेश के लोगों को बचाने का काम कर रही है। जहाँ पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, आप अपने पुलिस के अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाओ कि जो चिट्टा और समय हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा नशा आज हरियाणा प्रदेश में जो नंबर 1 पे बिक रहा है, उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। आज तो आपके पास ऐसा मौका है कि आज एक गांव से दूसरे गांव कोई जा नहीं सकता, शहर के अंदर कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल नहीं सकता। अगर कोई भी व्यक्ति इस नशे के अंदर शामिल है, अगर वो कहीं नशा बेचने के लिए जा रहा है, ना कोई बस आ सकती, ना कोई ट्रक आ सकता, ना कोई कार और जीप आ सकती। जो भी कोई व्यक्ति किसी दूसरी स्टेट से हमारे स्टेट में आएगा, 100% डिप्टी कमिश्नर से परमिट लेकर के आएगा, और परमिट लेकर के आएगा तो आपके जहाँ बॉर्डर पे पहुँचेगा तो आप उसकी चेकिंग करवाने का काम करो। अगर उसके अंदर कोई नशीले पदार्थ हो तो उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करो। जो लोग नशा बेचने वाले हैं, अब आपके पास मौका है, इनके ऊपर आप पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का काम करो। मुख्यमंत्री ने मेरे सामने इस बात की हाँ तो भरी थी कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमें इस नशे को काबू पाने के लिए इससे ज़्यादा बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। लेकिन हैरानी की बात है साथियों, जहाँ हम चिट्टे को रुकवाने की बात कर रहे थे, जहाँ हम समय को खत्म करवाने की बात कर रहे थे, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, उसके मंत्रिमंडल के लोग हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नया माफिया खड़ा करने का काम कर रहा था। शराब का माफिया खड़ा करके हरियाणा प्रदेश की जो गोदामों में पड़ी हुई शराब थी, जिनके ऊपर एक्साइज डिपार्टमेंट की सील लगी हुई थी, उनके पिछले दरवाजे तोड़वा करके उसमें से लाखों बोतल एक किले से निकाल करके 100 रुपये वाली बोतल लोगों के बीच में 400 रुपये में बेच करके इन लोगों ने अपनी जेबें भरने का काम किया था। इनको चिंता हरियाणा प्रदेश के लोगों की नहीं थी, इनको चिंता थी तो केवल पैसा कैसे इस लॉकडाउन में कमाया जा सके, इस बात की थी। मुख्यमंत्री भी जब हमारे से मीटिंग करता था, हमेशा एक ही बात कहता था कि हमारे पास आज राजस्व की बहुत कमी है।